नमस्कार दोस्तों। मेरे इस पेज और चैनल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। खास तौर पर जब इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स या एप्लीकेशन आपको दुनिया भर की किताबों का एक्सेस देती हैं, तो फिर मेरे इस चैनल या पेज में नया क्या है? इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। इसे शुरू करने की दो वजहें हैं। पहला ये कि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ज्ञान, नॉलेज या विजडम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए किताबें पढ़ना और कुछ नया सीखना हर वक्त कितना जरूरी है। लेकिन क्या आज की तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम किताबों के लिए वक्त निकाल पाते हैं? बमुश्किल, या शायद नहीं। ऐसे में हो सकता है कि आपको कभी लगा हो कि ऐसा कोई ब्लॉग, ऐसा पेज या ऐसा एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए जो वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की डिटेल्ड समरी आप तक पहुंचा सके, और वो भी कई गुना कम टाइम में। मुझे नहीं पता आपको ऐसा कभी महसूस हुआ या नहीं, लेकिन हमें तो हुआ, और यही वजह है कि हमने ये पहल शुरू की, दुनिया की सबसे अच्छी किताबों की समरी आप तक पहुंचाने की पहल। दूसरी वजह यह है कि अभी तक हमने जितने लोगों से बात की, उन्हें किताबें पढ़ना तो बहुत पसंद है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग या तो प्योर लिटरेचर पसंद करने वाले मिले, या वो जो सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों तरह की किताबें हमारे बड़े काम की हैं। मोटिवेशनल किताबें जहां हमें ये सिखाती हैं कि हम किस तरह अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो वहीं साहित्य या लिटरेचर हम में संवेदनाएं भरता है और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों से इतर एक और कैटेगरी भी है किताबों की, जिसे न तो ज्यादा लोग पढ़ते हैं और न ही जरूरी समझते हैं। ये कैटेगरी है साइंटिफिक मेथड और एनालिसिस पर आधारित बुक्स की, जो न केवल जांचे परखे सच पर बेस्ड होती हैं, जो न केवल हमारे चारों ओर पसरी भौतिक दुनिया के बारे में अविश्वसनीय लेकिन वास्तविक तथ्यों से रूबरू कराती हैं, बल्कि इस दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल देती हैं। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी और ऐसी कई दूसरी फील्ड्स क्या है और क्या हो सकता है, इन दोनों को ही आपके सामने खोल कर रख देती हैं और हर तरह के वहम से बाहर निकलने में हमारी मददगार साबित हो सकती हैं। ये हमें ऐसी अद्भुत जानकारियां देती हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। मसलन, क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह ही पेड़ पौधे भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं? क्या आपको पता है कि करोड़ों साल पहले अगर एक एस्टेरॉयड अपनी कक्षा से सिर्फ 22.5 इंच डिविएट ना हुआ होता, तो आज धरती पर हम इंसानों का कोई वजूद ना होता? क्या आपको पता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त किसी पनडुब्बी के एक अदने से क्रू मेंबर ने विरोध ना किया होता, तो आज हम 2 की जगह 3 विश्व युद्धों का इतिहास पढ़ रहे होते। ऐसे न जाने कितने ही अमेजिंग फैक्ट्स भरे हैं ऐसी किताबों में, जो हमें हमारी आसपास की दुनिया के बारे में एक नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, जो हमारा नजरिया बदल के रख देंगे, और हम ये महसूस कर पाएंगे कि इस असीमित ब्रह्मांड में हम या हमारा ईगो दोनों ही कितने सीमित हैं। दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत किताबों का सारा जस्ट, सारा निचोड़ आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। हम अपने पेज और चैनल पर समय समय पर बेस्ट लिटरेचर या मोटिवेशनल बुक्स की समरी तो देते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही हमारी सबसे ज्यादा कोशिश होगी कि आपका ध्यान हम इन फैक्ट्स एंड रिसर्च बेस्ड किताबों की ओर भी उतनी ही शिद्दत से खींच सकें, और इसके लिए हम इस कैटेगरी में दुनिया की बेस्ट किताबों का निचोड़ आपको देंगे। ये वादा है आपसे। उम्मीद है कि आप हमारी इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इस प्रयास को सफल बनाएंगे। अंत में एक खास मैसेज से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये बात कभी मेरे दादाजी ने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, किताबें फूलों की तरह होती हैं और ज्ञान शहद की तरह। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में इस शहद की मिठास खोलनी है, तो तुम्हें मधुमक्खी बनना होगा, जो किसी एक फूल से नहीं बल्कि हर तरह के फूल से उनका मकरंद चुराती है, जो एक दूसरे से मिलकर शहद बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात में छुपा संदेश आप तक पहुंचा या नहीं, और वो संदेश क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी संदेश के साथ किताबों की इस दुनिया में आपका मेजबान तन्मय आपसे विदा लेता है। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत किताब की समरी के साथ। और हाँ,
हमारे इस पहल को लेकर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या हैं, क्यों हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? सोचा है तो बहुत अच्छी बात। शायद आपको उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाए। और अगर नहीं सोचा है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। दोस्तों, क्या आपने शिप ऑफ थीसिस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो YouTube पर इस नाम को सर्च कीजिएगा। वहां आपको मिलेगी आनंद गांधी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शिप ऑफ थीसिस, जिसे फिलोसॉफिकली मैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम मानता हूं। और ये फिल्म देखने के बाद आप भी ऐसा ही मानेंगे। दरअसल ये फिल्म एंशिएंट ग्रीस का एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसे नए रूप में ढाला गया है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट अस्तित्व से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल उठाता है। इसे समझने के लिए चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, जो इस थॉट एक्सपेरिमेंट का थीम है। मान लीजिए आपके पास एक जहाज है, लेकिन कुछ समय के बाद उस जहाज के पुर्जे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और आप उनके पुर्जों को एक एक करके रिप्लेस करते हैं। एक समय तक आप जहाज के सभी पुर्जों को पूरी तरह से रिप्लेस कर चुके होते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या ये वही जहाज है? चलिए इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मान लीजिए आप खराब हो चुके पुर्जों को एक बड़े स्टोर रूम में इकट्ठा करते जाते हैं और कुछ वक्त बाद बेहतर टेक्नोलॉजी के आने पर उन सारे पुर्जों को दोबारा जोड़कर फिर से सेम डिजाइन का जहाज बनाते हैं। दोबारा वही सवाल, क्या ये नया जहाज वही जहाज है ना? थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला सवाल। आइए अब इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और साइंस के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम खुद को वाकई जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? क्या आपकी बॉडी आप है? पहले ऐसा कुछ हद तक कह भी सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई लाइन है जिसके आगे जाने पर आप अपनी बॉडी या शरीर होना बंद हो जाए? देखा जाए तो आपकी भौतिक सत्ता आपकी कोशिकाएं हैं, जिनकी संख्या खरबों में है। हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा कोशिकाएं हैं इस शरीर में। और ये सेल या कोशिकाएं दरअसल एक जीती जागती सत्ता या एंटिटीज हैं। माना इनमें कोई कॉन्शियसनेस, विल या कोई पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करती हैं। हमारी सेल्स एक साथ मिलकर बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स के रूप में हमारे लिए अलग अलग काम करते हैं, जैसे फूड तैयार करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करना और ऐसा ही बहुत कुछ। अगर आप अपनी सेल्स को निकालें और उन्हें एक सही एनवायरनमेंट दें तो वे आपसे अलग रहकर कुछ वक्त तक जिंदा भी रहेंगी। इसका मतलब है कि आपके बिना आपकी सेल्स जिंदा रह सकती हैं, लेकिन आप अपनी सेल्स के बिना नहीं। अगर आपकी सारी सेल्स आपसे ले ली जाएं तो आपका वजूद नहीं रहेगा। लेकिन क्या ऐसी कोई लाइन है जिसके आगे जाने के बाद आपकी सेल्स को आपका नाम देना या आपके रूप में रेफर करना मुश्किल हो जाए? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऑर्गन डोनेट करें तो आपकी बिलियन से ज्यादा सेल्स किसी और के अंदर जिंदा रहेंगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका हिस्सा किसी और का हिस्सा बन गया, या इसका अर्थ यह हुआ कि कोई और बॉडी आपके हिस्से को जिंदा रख रही है? चलिए मान लेते हैं किसी राह चलते अजनबी ए के साथ आप यानी बी एक एक करके आपकी सारी सेल्स एक्सचेंज कर लें, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां ए पूरी तरह से बी बन जाएगा? क्या वो इंसान बी वाकई कभी आप यानी ए बन पाएगा? है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। चलिए इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। क्या आपको पता है कि वीडियो शुरू होने के बाद से अब तक लगभग आपकी 300 मिलियन सेल्स मर चुकी हैं? यानी तकरीबन 1 से 3 मिलियन सेल्स हर सेकंड मर रही हैं। हर 7 साल में आपके बॉडी की सारी सेल्स बदल दी जाती हैं। इमेजिन कीजिए आप जो 7 साल पहले थे आप वो नहीं हैं, यानी आपका एक हिस्सा हर पल मर रहा है या बदल रहा है। अगर जिंदगी मुझे बुढ़ापे तक झेल पाई तो समझ लीजिए तब तक मेरे अंदर लगभग 1 के आगे 15 जीरो यानी तकरीबन 1 मिलियन बिलियन सेल्स रिप्लेस हो चुके होंगे। तो अगर हम खुद को एक जैसी बने रहने वाली एंटिटी मानते हैं तो गलत है। सच तो है कि हम किसी कैमरे में तस्वीर के रूप में कैद हुए पल जितनी देर ही एग्जिस्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने फिलॉसफी तो पढ़ी होगी, तो आपको शायद भारतीय दर्शन का क्षणिकवाद याद आ रहा होगा, जो ये कहता है कि सर्वम क्षणिकम और सर्वम अनात्म, यानी सत्ता केवल क्षणिक धर्म या मोमेंट्री एंटिटीज की है। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस इटर्नल या परमानेंट नहीं है, बल्कि
हर पल बदलता रहता है। तो है ना सदियों पुराना हमारा ये क्षणिकवाद अमेजिंगली साइंटिफिक। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को चाहे जितनी भी परमानेंट एंटिटी माने, लेकिन दरअसल आप एक पल के लिए एग्जिस्ट करते स्नैपशॉट से ज्यादा कुछ भी नहीं। आइए वापस हमारी फंडामेंटल यूनिट्स यानी सेल्स की दुनिया का एक और सच भी जानते हैं। ऐसा भी होता है कि पल पल रिप्लेस होने वाली ये सेल्स कभी कभी जिद्दी हो जाती हैं, टूटने के बाद रिप्लेस होने से मना कर देती हैं, और ऐसी सेल्स की जिद्दी कॉलोनीज को ही हम कैंसर कहते हैं। ये सेल्स कई मिलियन सालों में हमारी बॉडी के साथ विकसित हुए बायोलॉजिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट या समझौते को तोड़ देती हैं और अमर हो जाती हैं। कैंसर आपके शरीर के बाहर की चीज नहीं है, बल्कि ये आपके अपने शरीर का भाग है जो आपके जिंदा रहने से कहीं ज्यादा अपने जिंदा रहने को प्रायोरिटी देता है। आप कह सकते हैं कि कैंसर सेल्स हमारे अंदर ही अपना एक अलग वजूद बना लेती हैं, जो आपको हराना या हमें हराना और खुद को सरवाइव करना प्रेफर करती हैं। लेकिन हम इन सेल्स को इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। क्या आपने हेनरिएटा लैक्स नाम की कैंसर पेशेंट की हैरत अंगेज कहानी सुनी है, जिसकी मौत 1951 में कैंसर की वजह से हुई थी? लैक्स नाम की उस लड़की के मरने के बाद उसकी सेल्स को दशकों तक अनगिनत रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए लैब में ही मल्टीप्लाई किया जाता रहा। अगर आप अपनी सेल्स के ढेर को अभी भी अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं, तो इस नजरिए से तो वो लड़की अमर हो चुकी है और आज भी उसकी सेल्स बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिसर्च के काम आ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक लैक्स की वो सेल्स अब तक दुनिया में 20 टन से ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर चुकी हैं, यानी मल्टीप्लाई होकर लगभग 20 टन भारी सेल्स का ढेर पैदा कर चुकी हैं और आज भी अनगिनत लोगों की जानें बचाने में काम आ रही हैं। इसका मतलब आज भी दुनिया में उन लोगों के जिंदा हिस्से या अंग वजूद में हैं जो कई दशकों पहले मर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सेल्स में उस लड़की लैक्स का कितना अंश है, या आपकी कोशिका में ऐसा क्या है जो आपको आप बनाता है? शायद वो चीज उस सेल में मौजूद इंफॉर्मेशन या डीएनए है। अभी कुछ समय पहले तक ये माना जाता रहा कि आपकी बॉडी की सभी सेल्स में एक ही जेनेटिक कोड है, लेकिन ये गलत निकला। आपका जीनोम म्यूटेशन और आसपास के एनवायरनमेंट के प्रभाव से समय के साथ बदलता रहता है। खासतौर पर ये बदलाव आपके दिमाग में सबसे ज्यादा होते हैं। हाल ही में हुई खोज के अनुसार एक व्यक्ति के दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन लगभग 1000 से अधिक म्यूटेशन से गुजरता है। चलिए एक सेकेंड के लिए मान भी लेते हैं कि दरअसल हमारा डीएनए ही हम हैं, और अगर हम ये मान भी लें तो आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि लगभग हमारे जीनोम का 8% भाग उन वायरस से बना है जिन्होंने अतीत में कभी हमारे पूर्वजों को संक्रमित किया और हम में खुद को मर्ज करके हमारा ही एक भाग बन गए। आपको पता है कि हमारी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा पावर प्लांट कहा जाता है, वो कभी एक बैक्टीरिया हुआ करता था जो हमारे पूर्वजों के साथ मर्ज होकर हमारी सेल्स का एसेंशियल पार्ट बन गया। एक सेल में औसतन सैकड़ों दूसरे तरह के घटक होते हैं जो मूल रूप से इंसानी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान के शरीर का ही भाग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना? चलिए एक बार ब्रीफली रिवाइज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सूक्ष्म चीजों यानी सेल्स से बने हैं, जो और भी छोटी छोटी ऐसी चीजों से बनी हैं जिनमें लगातार बदलाव हो रहा है। वो सभी सूक्ष्म चीजें रुकी हुई नहीं है, बल्कि लगातार गतिशील हैं। उनका कॉम्पोजिशन, उनकी कंडीशन लगातार बदल रही है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हम एक सेल्फ सस्टेनिंग या खुद को बनाए रखने वाला एक कंटिन्यूअस पैटर्न है जिसके बॉर्डर्स धुंधले हैं। शायद इस पैटर्न ने समय के किसी बिंदु पर सेल्फ अवेयरनेस पाली हो और खुद में टाइम और स्पेस के जरिए खुद के बारे में सोचने की एबिलिटी विकसित कर ली हो। मतलब भले ही हम खुद को एक स्टैटिक इंडिविजुअल मानते हैं, लेकिन दरअसल हमारी सेल्स का कलेक्टिव सेटअप सिर्फ इस एक पल में एग्जिस्ट करता है। इस पल में जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपका और मेरा वजूद सिर्फ इसी एक पल का है। हमारा ये सेल्फ सस्टेनिंग पैटर्न कब स्टार्ट हुआ होगा? हमारे अपनी माँ के गर्भ में आने के बाद, या उस समय जब पहले मानव का उदय हुआ, या उससे भी कहीं पहले जब जीवन ने हमारे छोटे ग्रह पर आकार लेना शुरू किया, या उससे भी पहले का? इसका जवाब हमें नहीं पता। हर दिखने वाली चीज को सच मानने और हर सवाल के फाइनल आंसर्स तक पहुंचने के हमारे ऑब्सेशन ने इस सारी सृष्टि के अंदर हमें पैटर्न्स खोजने की क्षमता तो दे दी, लेकिन खुद के अस्तित्व को हम कोई कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं मान पाए। और यही वजह है कि हमेशा जीते रहने की चाह में हमने पुनर्जन्म, आत्मा, स्वर्ग, ईश्वर और न जाने ऐसी कितनी ही कल्पनाएं गढ़ ली। शायद शुरुआत और अंत, जिंदगी और मौत, आप और मैं वास्तव में अंतिम सत्य ना हो, बल्कि एक
फ्लुएंट पैटर्न और इस खूबसूरत ब्रह्मांड में उसका गायब हो जाना अंतिम सत्य हो। जिसे हम मौत समझते हो वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे आपके इस पैटर्न का डिसकंटिन्यू हो जाना हो। समय के अलावा इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता। समय के साथ साइंस में हुई प्रगति ने जैसे आज ये साफ कर दिया कि हम क्या नहीं जानते, उसी तरह आने वाला वक्त किसी सेंटा क्लॉज की तरह उन सारे अनुत्तरित सवालों के जवाब अपने साथ ले आए और हम विश्वास से कह सकें कि कम से कम हम अपने वजूद के बारे में इतना तो जानते ही हैं। लेकिन तब तक के लिए खुद के बारे में खुद से सवाल करते रहना मत छोड़िए। इसी के साथ किताबों की दुनिया में आपका मेजबान तन्मय आपसे विदा लेता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक या नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपने कभी अपनी लाइफ को रिवाइंड करके सोचने की कोशिश की है? अगर इस तरह सोचें तो आपको कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां आपके द्वारा लिया गया एक स्लाइटली डिफरेंट डिसीजन या इंसिडेंट आपकी जिंदगी को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वे में पूरी तरह से बदल सकता था। चलिए एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि इतनी बड़ी दुनिया में जहां हमारे जैसे तकरीबन 7.5 अरब लोग मौजूद हैं, उनमें हमारा वजूद क्या है? इतनी बड़ी दुनिया में हमारा होना या न होना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? या हमारे माइन्यूट एक्शंस का इस दुनिया पर क्या कोई असर पड़ता भी है या नहीं? इन सवालों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आपका और हमारा छोटे से छोटा डिसीजन या एक्शन इस पूरी दुनिया पर अपना असर डालता है। हम भले ही अपने आप को कितना भी छोटा या कितना ही गैर जरूरी समझें, लेकिन होता ऐसा ही है। कैसे? आइए समझते हैं। साइंस की भाषा में इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार अगर मेक्सिको की खाड़ी में कोई एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो चीन में टाइफून आ सकता है। माना ये एग्जाम्पल थोड़ा एग्जैजरेटेड है और बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है और एक मेटाफर से ज़्यादा दरअसल और कुछ नहीं, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ यही है कि किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में शुरुआत में किया गया सूक्ष्म बदलाव आगे चलकर विशाल काय परिवर्तनों को जन्म दे सकता है। इसे केओस थियरी या सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को पॉपुलर बनाया था 60 के दशक में एक मौसम वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंज ने। उन्होंने जब अपने वेदर मॉडल में इनिशियल लेवल पर डेटा इनपुट में बहुत सूक्ष्म बदलाव किया, यानी जहां पर उन्हें 0.506127 एंटर करना था, वहां उन्होंने सिमुलेशन में सिर्फ 0.506 एंटर किया, तो आगे चलकर एक लंबे समय काल के वेदर मॉडल में उन्हें बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देखने को मिले। यानी शुरुआत में किया गया एक बहुत छोटा बदलाव एक लंबे समय में बिल्कुल डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस कर सकता है ना कमाल की बात? लेकिन क्या ये सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए सच है या वास्तविक दुनिया में भी ऐसा होता है? आइए इसे समझने के लिए साइंस की इस थियरी की एक्सप्लेनेशन को हम इतिहास के जरिए खंगालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे के बारे में जरूर सुना होगा। यह हादसा 1986 में तत्कालीन सोवियत रूस के यूक्रेन में हुआ था। इस हादसे में हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था, जिससे कई जानें गईं और लगभग 1.25 लाख लोगों को आनन फानन में उस जगह से बाहर निकाला गया। उसके बाद यूक्रेन का यह टाउन कभी बस नहीं पाया और आज भी इसे घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हादसा इससे दोस्तों, हम सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक त्रासदी से वाकिफ हैं और हम ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में जर्मनी की क्या भूमिका थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रासदी से बहुत पहले एक युवा चित्रकार वियना के फेमस द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिले की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेडमी ने उस युवा चित्रकार के एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, वो युवा चित्रकार कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। इस रिजेक्शन के पीछे एक यहूदी प्रोफेसर का हाथ माना जाता है, जिसकी वजह से हिटलर के मन में यहूदियों को लेकर एक खास किस्म की नफरत घर कर गई थी। एक बार सोचकर देखिए कि अगर अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने हिटलर के उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो दुनिया आने वाले समय में एक क्रूर तानाशाह की जगह एक चित्रकार की पेंटिंग्स का आनंद ले रही होती।
न ही हिटलर का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता, न ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता, और न ही 7 से 8 करोड़ लोगों की जानें जाती, और न ही 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम होता। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान हुई, जब इस बटरफ्लाई इफेक्ट को इतिहास में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह घटना हुई जब वैसिली आर्खिपोव के लिए एक छोटे से डिसीजन ने दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। वैसिली आर्खिपोव एक नेवी अफसर के रूप में क्यूबा के नजदीक समुद्र में परमाणु हथियार से लैस एक रूसी पनडुब्बी में तैनात थे। पनडुब्बी समुद्र में काफी गहराई में थी, जहां पर अमेरिकियों द्वारा भेजे जा रहे रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे थे। सिग्नल में यह कहा जा रहा था कि जो भी पनडुब्बियां छिपी हैं वो सतह पर आ जाएं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट और जहाज़ों ने छिपी हुई सबमरीन्स को बाहर निकालने के लिए समुद्र में डेप्थ चार्ज जैसी एंटी सबमरीन हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। पनडुब्बी में तैनात कैप्टन्स को लगा कि शायद युद्ध छिड़ चुका है और उन्हें न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करके अमेरिकी जहाज़ों को तबाह कर देना चाहिए। लेकिन ऐन वक्त पर वैसिली आर्खिपोव ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए हमले के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। अगर यह टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया जाता तो पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में गिरने से कोई नहीं रोक पाता, लेकिन सिर्फ एक इंसान की समझदारी ने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। इसी कड़ी में आखिरी घटना हमारे अपने देश के इतिहास से जुड़ी है, और इस घटना से जुड़े हैं लगभग 10 लाख लोगों के जीवन के तार और पूरी तरह से धर्म पर आधारित एक अलग देश का निर्माण। यह घटना 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में घटित हुई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर नाम के एक हिंदू व्यक्ति ने मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू किया, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय पुजारियों ने उन्हें हिंदू धर्म से बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से मेघजी ठक्कर को मजबूरी में इस्लाम को अपनाना पड़ा। ठक्कर के परिवार ने कोशिश की कि वापस उन्हें हिंदू धर्म में वापस ले लिया जाए, लेकिन पुजारियों के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी में मेघजी ठक्कर के पोते के रूप में जन्म हुआ ममाद भाई जीनिया भाई ठक्कर का, जिसे इतिहास में हम किसी और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में जानते हैं, जो इतिहास में आगे चलकर सबसे बड़ी मानव त्रासदी यानी भारत के विभाजन का कारण बने, जिसने इस पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे और इसकी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचकर देखिए कि अगर मेघजी ठक्कर नाम के उस व्यक्ति को अगर उसके काम की वजह से हिंदू धर्म से बेदखल न किया गया होता तो भारत की आज़ादी का इतिहास इतना रक्त रंजित न होता, लाखों जानें बच जाती और आज देश में सांप्रदायिकता का बीज इतनी गहरी जड़ें नहीं जमा पाता। तो देखा दोस्तों, कैसे हम में से हर एक इंसान और हमारे डिसीजंस इस दुनिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमारा हर एक्शन बटरफ्लाई इफेक्ट के जरिए स्पेस टाइम के फैब्रिक पर अपना असर डालता है। तो अगली बार जब भी आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि हम सब आपस में एक दूसरे से किसी अदृश्य डोर से जुड़े हुए हैं, और आपसे जुड़े हुए डोर के उस सिरे में की गई हल्की सी हलचल कार्मिक वेव्स के जरिए मुझ तक या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे इंसान तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पहुंचती है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो उसका एक ये पैमाना ज़रूर रखें कि कहीं आपके डिसीजन का आपके आसपास के लोगों पर और बाकी दुनिया पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस जंतर को रख लीजिए अपने पास, हमेशा इस्तेमाल कीजिए। क्या पता कब हमारा कौन सा एक्शन आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रख सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों से शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देना ना भूलें। इसी के साथ किताबों की दुनिया में आपका मेज़बान तन्मय आपसे विदा लेता है। अपना और अपने आसपास के लोगों का खूब ख्याल रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, पेड़ों की आकर्षक क्षमताओं को जानने से पहले उनके सामान्य महत्व पर एक नजर डालते हैं। मानवता पर उनके बहुत से एहसान हैं। वे हमारी सांस लेने वाली हवा को साफ करते हैं और दुनिया के सबसे दूर के स्थानों में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वास्तव में पेड़ों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से सूख जाते।
जैसा कि आप शायद स्कूल के वक्त से याद करते हैं कि किस तरह से ये ग्लोबल वाटर साइकिल काम करता है, किस तरह से पानी महासागरों से इवेपोरेट हो जाता है, सूखी भूमि पर उड़ने वाले बादलों में इकट्ठा होता है और उसके बाद बारिश होती है और वापस वो पानी नदियों और धाराओं में बह जाता है और समुद्र में मिल जाता है। हालांकि ये सीधी व्याख्या एक महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ देती है कि पेड़ों के बिना बादल तट के 600 किलोमीटर के भीतर बारिश करेंगे, जिससे महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से सूख जाएंगे। पेड़ अनिवार्य रूप से विशाल जल पंपों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे भीतर तक जल का परिवहन होता है। जब किसी तट के पास एक जंगल में बारिश होती है तो ज्यादातर बारिश पेड़ों के पत्तों और वन के तल पर रह जाती है। यह पानी फिर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे नए बादल बन जाते हैं जो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और जहां वो बारिश करते हैं। महाद्वीपों को आंतरिक रूप से हाइड्रेट करने के अलावा पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखते हैं, जिससे जलवायु की रक्षा होती है। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करते हैं और इसे स्टोर करते जाते हैं, और जब वे मर जाते हैं तो इस गैस के कुछ हिस्से को फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पेड़ में ही रहता है। इन मृत पेड़ों को जलाकर चाहे कोयले या गैस के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस ला रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं। हम बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे हैं, इतना कि पेड़ उसे संभाल नहीं सकते, वे इसे स्टोर करने में असमर्थ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ों के बिना पृथ्वी और इसकी जलवायु पर मानवता के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। पेड़ हमारे वैश्विक जलवायु का केवल एक अनिवार्य हिस्सा ही नहीं है, वे उस मिट्टी के लिए भी आधार हैं जिसमें हम अपना भोजन उगाते हैं, और वे पृथ्वी की मिट्टी को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी की अधिकांश भूमि में पेड़ उपस्थित हैं। जब हमारा ग्रह बना था तब बहुत कुछ नहीं था। यहाँ मिनरल्स, एग्जाम्पल के लिए चट्टानें और हवा और पानी थे। हवा और बारिश के कारण इन चट्टानों के खंड नष्ट हो गए और समय के साथ एक प्रकार की बजरी या रेत बन गए। यहीं पर जन्म हुआ एकल कोशिकाओं वाले जीवों और शैवालों का, जिसके बाद आए छोटे पौधे और शुरुआती पेड़। जब ये पेड़ और पौधे मर गए तो वे सड़ गए और छोटे जीवों की मदद से ह्यूमस, जिसे हम मिट्टी के टॉप सॉइल के रूप में जानते हैं, उसमें बदल गए। जिस धरती में वो पैदा हुए थे उसी में मिल गए। तो तेल और कोयले के रूप में इस धरती में वो पेड़ हैं जो बहुत पहले मर गए थे। जीवित पेड़ कई तरह से मिट्टी से जुड़े होते हैं। वे अपनी जड़ों के माध्यम से इससे जुड़े होते हैं, इसके माध्यम से वो पानी को सोखते हैं और वो फिर पानी पत्तों को फोटोसिंथेसिस के लिए पंप किया जाता है, और ये जड़ें भी पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। दो सटे हुए पेड़ों के लिए पोषक तत्वों और जानकारी को साझा करना सामान्य है। इसके अलावा पेड़ कवक यानी फंगी के लिए भूमिगत यानी अंडरग्राउंड कनेक्शन बनाते हैं। पतझड़ में अपने पत्ते गिराने से पेड़ जमीन को वो न्यूट्रिएंट्स वापस कर रहे होते हैं जिनका वनवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स में वे सभी प्रकार की सामग्री शामिल है जिनका पेड़ के लिए कोई उपयोग नहीं है। पेड़ों के बिना हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, केवल सांस लेने के लिए खराब हवा और शायद ही कोई मिट्टी होगी। पेड़ का जीवन कैसा दिखता है? एक पेड़ के जीवन की शुरुआत को देखते हैं। हर प्रकार के पेड़ एक अलग प्रजनन रणनीति का पालन करते हैं। कुछ में छोटे बीज होते हैं जो हवा द्वारा फैलाए जाते हैं। दूसरे जैसे कि ओक और शाहबलूत के पेड़, इनके बीज बड़े होते हैं जिन्हें आमतौर पर जानवरों की मदद से ले जाया जाता है। एक बीज कहां पहुंचेगा ये उसकी डेस्टिनी निर्धारित करती है, और प्रत्येक प्रकार के पेड़ भी अलग अलग स्थान पसंद करते हैं। बेशक ये प्राथमिकताएं ज्यादातर इस पर आधारित होती हैं कि क्या पेड़ को सही मात्रा में प्रकाश और पानी मिल पाएगा, हवा से बचाया जा पाएगा और सही प्रकार की मिट्टी में स्थित होगा या नहीं। कुछ प्रकार के पेड़ हैं जो एक दूसरे के बगल में उगना पसंद करते हैं, जैसे कि बर्च के पेड़ जिन्हें जंगल की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और अन्य चिनार के पेड़ की तरह जो अक्सर घास के मैदान में अकेले खड़े होते हैं, जहां वो पूरे दिन सूरज और बहुत सारी खुली जगह का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है यह उन्हें तूफान और अन्य खतरों के लिए भी उजागर करता है। दुर्भाग्य से एक पेड़ के बीज के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। अक्सर वे उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां वो पनपते नहीं हैं, या ऐसे वातावरण में जाते हैं जो उनकी वृद्धि को रोक देता है। उदाहरण के लिए बहुत से बीज पानी में पहुंच जाते हैं, यानी बहुत अधिक नमी, या डामर में बहुत कम नमी होती है वहां पर पहुंच जाते हैं, या जानवरों द्वारा गुफाओं में ले जाए जाते हैं जहां पर्याप्त धूप नहीं होती है। और यहां तक कि जब बीज ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो उग सकता, तो अन्य खतरे भी घटने लगते हैं। यह हिरण या अन्य जानवरों द्वारा खाया जा सकता है, रौंदा जा सकता है,
तूफान में कुचला जा सकता है या ओलों से क्षतिग्रस्त हो सकता है। वास्तव में हर पेड़ के जीवन के दौरान, जो कई 100 वर्षों तक रह सकता है, प्रत्येक पेड़ केवल एक बच्चे को, यानी एक शिशु पेड़ को, उसकी एडल्ट एज तक ही ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन जैसे एक छोटा पेड़ जड़ लेने और अपने पहले कुछ वर्षों तक जीवित रहने में कामयाब रहा, ये उस तरह की आश्चर्यजनक क्षमता दिखाएगा जो सभी पेड़ों के पास है। युवा पेड़ सिर्फ बढ़ते ही नहीं है, वे एक व्यक्तित्व विकसित करते हैं और जैसे जैसे साल बीतते हैं वे अपने पर्यावरण के बारे में अधिक जानना शुरू करते हैं और इसमें सबसे अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं। लोगों की तरह पेड़ों का व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न होता है, कुछ बेफिक्र है तो कुछ बोल्ड। हम पेड़ों के बारे में सोचते हैं कि हम जो देखते हैं उससे ज्यादा पेड़ कुछ नहीं करते। जब मौसम ठंडा हो जाता है पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं। वसंत आता है, पेड़ कलियों और पत्तियों को अंकुरित करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस किताब के लेखक की भूमि पर 3 ओक के पेड़ एक साथ उग रहे हैं। प्रत्येक पेड़ का तना उसके साथ वाले पेड़ के तने को लगभग छूता है। शरद ऋतु में ओक के पेड़ों में से एक हमेशा दूसरे की तुलना में 2 हफ्ते पहले अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है। चूंकि वे सभी एक ही तापमान, एक ही मिट्टी और दिन की समान लंबाई का अनुभव करते हैं, तो ऐसे बदलाव स्पष्टीकरण नहीं हो सकते। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यह पेड़ दूसरों की तुलना में अधिक सावधान है। जो भी लंबे समय तक अपनी पत्तियों को धारण करता है वो अधिक फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अधिक पोषक तत्वों को स्टोर कर सकता है। हालांकि जितना अधिक समय तक एक पेड़ अपनी पत्तियां रखता है, उसे चोट का खतरा उतना ही अधिक होगा। एक पेड़ को चोट लगेगी अगर उसके पास ठंड या बर्फ के दौरान पत्ते होंगे। वृक्ष अनुभव से सीखते हैं। उन्हें जीवन भर बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। वो अपने पत्ते कब झाड़ेंगे, वे अपनी जड़ों को कहां बढ़ने देंगे, पूर्व की ओर जहां पृथ्वी में अधिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या पश्चिम की ओर जहां अधिक नमी है। पेड़ केवल अपने निर्णय ही नहीं लेते हैं, वे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेड़ जिसने एक वर्ष के दौरान अपने पत्ते बहुत लंबे समय तक रखे, ये गलती फिर कभी नहीं करेगा। इससे कई अन्य निष्कर्ष भी निकलते हैं। पेड़ों को तापमान और दिन की लंबाई पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने अनुभवों को बचाने में सक्षम होना चाहिए। जाहिर है पेड़ों में दिमाग नहीं होता है, लेकिन यह माना जाता है कि अपनी जड़ों के संवेदनशील सजेशंस की मदद से वे जानकारी और अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन जब खुद की देखभाल करने की बात आती है तो पेड़ एक दूसरे का साथ भी देते हैं। पेड़ खतरे की चेतावनी का सामना करना सीख सकते हैं क्योंकि वे भी इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। वे इसे 2 तरीकों से करते हैं, खुशबू के साथ और ईमेल के साथ। वृक्ष गंध का उपयोग करके न केवल अपने तरह के बल्कि अन्य प्राणियों से भी संपर्क कर सकते हैं। स्थिति के आधार पर वो अलग अलग फेरोमोन मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक एल्म ट्री या स्कॉट्स देवदार का पेड़ एक कैटरपिलर इन्फेक्शन से ग्रस्त होता है तो पेड़ एक गंध जारी करता है जो छोटे ततैया की एक प्रजाति को आकर्षित करता है। ये ततैया प्रभावित पेड़ पर जाकर कैटरपिलर में अपने अंडे देते हैं। जब ये अंडे लार्वा बन जाते हैं तो कैटरपिलर पर हमला करके उसे खा जाते हैं। यहां एक और रोमांचक उदाहरण है। पेड़ों के पास ये पहचानने का एक तरीका है कि किस प्रकार का प्राणी उसके पत्ते खाने की कोशिश कर रहा है। उस जीव की लार को चक्कर ये काम करते हैं पेड़। जंगल के अपने इंटरनेट के माध्यम से सूचना और भी तेजी से आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक पल्स केवल एक पेड़ के भीतर ही बहुत धीरे धीरे फैल सकती है। यदि उदाहरण के लिए कैटरपिलर एक पत्ते को कुतरना शुरू कर देता है तो पत्ती के फाइब्रस इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की तेज गति से फाइबर्स के साथ यात्रा करते हैं। जमीन के नीचे हालांकि लगभग हर पेड़ अनगिनत फंगल सूत्रों से जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत तेजी से प्रसारित कर सकता है। एक फंगस खुद को कई मील तक फैला सकता है और इस प्रकार कई पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ता है। हम जानते हैं कि पेड़ फंगस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज सकते हैं और इस प्रकार आसपास के अन्य पेड़ों को कीड़ों या सूखे या अन्य खतरों के बारे में सूचित कर सकते हैं। ये वास्तव में कैसे होता है अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन हाँ, इसका अध्ययन किया जा रहा है। पेड़ गूंगे नहीं हैं, वो अपने इकोसिस्टम और प्रजाति पर निर्भर हैं और उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। फिर कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी कोई परेशानी होती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। पेड़ अक्सर गंध और फंगी इंटरनेट का उपयोग करके संभावित खतरों की अपनी प्रजाति को चेतावनी देते हैं। ज्यादातर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी सवाना में जहां जिराफ अम्ब्रेला बबूल खाना पसंद करते हैं, बबूल को यह ज्ञात होने के कुछ ही मिनटों के भीतर अपने पत्तों में जहर छोड़ देता है।
और उसी समय चेतावनी के लिए ये इथेनॉल गैस को छोड़ता है, जो हमले के 100 मीटर के दायरे में अन्य पेड़ों को सचेत करती है। जिराफ इस खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ ही मिनटों के भीतर वे लगभग 100 मीटर की दूरी पर चले जाते हैं और खाना जारी करते हैं। लेकिन कुछ वक्त के लिए अम्ब्रेला बबूल के आसपास के वातावरण को आगे के हमलों से बचाया जाता है। और न केवल पेड़ अपने वृक्ष मित्रों को खतरों की बारे में चेतावनी देते हैं, वे न्यूट्रिएंट्स के साथ बीमार और कमजोर प्रजातियों का भी ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इस किताब के लेखक को एक बहुत पुराना पेड़ का स्टंप मिला। इसकी जड़ें काफी समय पहले टॉप सॉइल तक पहुंच गई थीं। एक स्पष्ट संकेत है कि 400 साल पहले पेड़ गिर गया था, लेकिन स्टंप के बाहर की लकड़ी अभी भी जीवित थी। आखिर यह कैसे संभव हुआ? आखिरकार स्टंप के पास अपने स्वयं के फोटोसिंथेसिस करने के लिए खुद के पत्ते नहीं हैं। खैर, स्टंप को उसके पड़ोसियों द्वारा जड़ों से न्यूट्रिएंट्स के साथ पोषण दिया गया था और कम से कम 400 वर्षों के लिए किया गया था। इस स्टंप को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन पेड़ों के लिए जो बहुत बुरी तरह से चोटिल हैं, यह प्रणाली उनके जीवन को बचा सकती है। पेड़ ऐसा काम क्यों करते हैं? यह सरल है। ये एक साथ बेहतर है। वृक्षों को जंगल चाहिए, ये उन्हें तूफान से बचाता है, सही माइक्रो क्लाइमेट प्रदान करता है और उन्हें हमलों की चेतावनी देता है। इसलिए वे एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने देखा कि जंगल में जानकारी फैलाने के लिए पेड़ फंगी का उपयोग करते हैं। फंगी अपने माइलेशियम के माध्यम से ऐसा करती हैं, जो कि थ्रेड जैसे फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, पेड़ और फंगी अन्य स्तरों पर भी एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे पानी और न्यूट्रिएंट्स उत्पन्न करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक ऐसा सहयोग है जो तब शुरू होता है जब एक फंगस कुछ फिलामेंट्स को पेड़ की जड़ों में बढ़ने देता है। फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फंगस पेड़ को अधिक पानी सोखने में मदद करता है। कभी कभी जमीन बिल्कुल सूखी होती है और पेड़ को अकेले अपनी जड़ों के साथ पर्याप्त पानी नहीं मिल सकता है, लेकिन फंगस के फिलामेंट बहुत महीन होते हैं, जिससे वे अधिक जमीन, पानी और पोषक तत्वों को खींचते हैं और उन्हें अपने पेड़ों को पहुंचाते हैं। बदले में फंगी को शुगर मिल जाती है, जो पेड़ से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह एक अच्छा व्यापार है। पेड़ जो फंगी के साथ काम करते हैं, वे दुगनी नाइट्रोजन और फास्फोरस स्टोर कर लेते हैं। दोनों ही एलिमेंट जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण लग सकता है। हालांकि जब कठिन हो जाता है तो फंगी कठोर घातक उपायों का सहारा ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है तो कुछ फंगी एक जहर का उत्पादन कर सकते हैं, जो आसपास की मिट्टी में सभी सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, जो उन्होंने अपने शरीर में संग्रहित की हुई थी, ताकि ये फंगी और पेड़ के लिए उपलब्ध हों। तो एक पेड़ के लिए फंगी जीवन को बहुत आसान बना देती है, लेकिन उसी समय ये कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। हमने देखा है कि पेड़ कैसे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। उदाहरण के लिए, बीटल, जिराफ या घर के करीब हिरण का हमला। इस तरह के हमलों के दौरान पेड़ की चोटें दर्दनाक होती हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी कीमत पर उनसे बचना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की चोटें होती हैं जो एक पेड़ को पीड़ित कर सकती हैं, और इन चोटों का एक प्रमुख कारण निश्चित रूप से जानवर है। हिरण छोटे पौधे खाते हैं, कठफोड़वा पेड़ में छेद करता है और बार्क बीटल छाल को ड्रिल करते हैं, और लगभग सभी जीवित लकड़ी खाते हैं। छोटे जानवर भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। एफिड्स खुद को पत्तियों से जोड़ते हैं और उनके तरल पदार्थ को पी जाते हैं, जिसमें शुगर होता है। दुर्भाग्य से इस तरल पदार्थ में जो पेड़ों का रक्त है, चीनी इतनी कम होती कि एफिड्स को इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पीना पड़ता है। लेकिन छोटे एफिड्स के अंदर ये सारा तरल पदार्थ जाना मुमकिन नहीं है, तो ये तरल पदार्थ कहीं ना कहीं और जाता है। हो सकता है कि आपने एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी पार्क की हो, जिसमें से एफिड्स तरल पदार्थ पी रहे हों, और आप अपनी कार को एक चिपचिपी गंदगी से ढका हुआ पाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा मौसम है। एक तूफान शाखाओं को तोड़ सकता है या ट्रंक को विभाजित कर सकता है। बारिश, बर्फ और फ्रॉस्ट भी खतरा पैदा करती हैं। अत्यधिक वजन या ठंड अंगों को इतनी बुरी तरह से जकड़ सकती है कि उनका घाव खुला छूटा रह सकता है। इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए पेड़ों ने अलग अलग रणनीतियां विकसित की हैं। उदाहरण के लिए, स्प्रूस के पेड़ों ने अपनी शाखाओं को व्यवस्थित किया है ताकि जब बर्फ के वजन से तनाव हो तो वे नीचे की ओर झुकें। वस्तुतः एक दूसरे के ऊपर शाखाएं पड़ी होती हैं। पेड़ हम मनुष्यों की तरह बैक्टीरिया के संक्रमण या वायरस को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन हर चोट में एक अलग तरह के संक्रमण का जोखिम शामिल होता है, और वो है फंगस। जैसे ही छाल को खोला जाता है, चाहे उसे कोई कठफोड़वा या
दूसरी टूटी हुई शाखा द्वारा खोला जाए, फंगी पेड़ में प्रवेश कर सकती है। पेड़ नई लकड़ी के साथ उस खुली हुई जगह को बंद करने के लिए तुरंत प्रयास करता है। हम इन प्रयासों का परिणाम देखते हैं कि छाल में एक उभार आता है, गिरी शाखाओं द्वारा पीछे छोड़ दिए गए छेदों के किनारों पर। दुर्भाग्य से यह बिल्कुल तेज प्रक्रिया नहीं है, और अगर फंगस पेड़ में मिल जाता है, भले ही यह खुद को ठीक करने की कोशिश करता हो, लेकिन यह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता है। एक बार जब फंगस इसके अंदर घुस जाता है तो लकड़ी सड़ने लगती है और पेड़ अनिवार्य रूप से, हालांकि धीरे धीरे, मर ही जाएगा। अभी तक हमने पेड़ों और फंगस के बीच रिश्ते की जो कहानी समझी, वो हर जगह काम नहीं करती। ऐसा सिर्फ अस्वास्थ्यकर जंगलों में होता है, जो अधिकांशतः कीटों से ग्रस्त होते हैं और आमतौर पर अनुत्पादक होते हैं। एक प्राकृतिक वन अधिक उत्पादक है। इसके अलावा एक फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री जो प्रकृति की नकल करती है, ये दोनों ही उच्च मात्रा में और बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन करते हैं। आइए उस पेड़ के तने के उदाहरण पर विचार करें जिससे उसके पड़ोसियों द्वारा वर्षों तक जिसका ध्यान रखा गया था। इस तरह का सहयोग केवल प्राकृतिक रूप से विकसित जंगलों में होता है। केवल वहां जीव संतुलन में रहते हैं। इसलिए हमें बाद में पेड़ों को काटना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इससे सावधानी से करना चाहिए, न कि जंगल में यूं ही आरी लेकर निकल जाना चाहिए। जो कोई भी समझता है कि पेड़ों की एक स्मृति है और वो अपने बच्चों के साथ हमारी तरह एक टुगेदरनेस फील करते हैं, उन्हें हम काट नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति उन पेड़ों की तलाश करेगा जिन्होंने इकोसिस्टम में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, और जो इस स्थिति में है कि अन्य पेड़ उनके बिना भी अपनी वृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं और संभाल सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से पेड़ हमारी जिंदगी और इस पूरे ग्रह के लिए इतने आवश्यक हैं, और किस तरह से पेड़ एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं एक वुड वाइड वेब के जरिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमसे फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों से शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अरे दोस्तों आज हम जिस किताब की समरी आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है द मॉस्किटो, अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आवर डेडलीस्ट प्रीडेटर, जिसे लिखा है टिमोथी सी वाइनगार्ड ने। दोस्तों, इससे पहले कि मानव इतिहास में एक डुबकी लगाएं, आइए एक कदम पीछे हटते हैं और मिलते हैं हमारे इस कहानी के सबसे खतरनाक विलेन यानी मच्छरों से, या यूं कहें तो मादा मच्छर से, क्योंकि एक मादा मच्छर ही है जो हमारा खून चूसने के लिए हमें काटती है, और इस प्रोसेस में हमें एक बीमारी ट्रांसफर कर रही होती है। वो हमारे खून का इस्तेमाल अपने अंडों को विकसित करने के लिए करती है। हमें काटने के कुछ दिनों बाद वो तकरीबन 200 अंडे देगी, कहीं पर ठहरे हुए पानी, दलदल, या यहाँ तक कि कोका कोला के एक छोटे से कैन में भरे हुए पानी में भी। यानी वातावरण में जितनी नमी होगी मच्छरों के फलने फूलने के लिए उतना ही अच्छा होगा। मच्छरों के फलने फूलने में तापमान भी अहम भूमिका निभाता है। मच्छर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान पसंद करते हैं, जबकि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि शीतोष्ण जलवायु में वे सिर्फ वसंत यानी स्प्रिंग और गर्मी के मौसम में दिखते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में वो साल भर एक्टिव रहते हैं। गर्म और नम वातावरण मच्छरों के लिए एक आदर्श स्थिति है, और साथ ही में उन बीमारियों के लिए जिन्हें वो कैरी करते हैं। ये बीमारियां पैथोजेंस से होती हैं, जो मच्छरों का इस्तेमाल वेक्टर्स के रूप में करते हैं। वेक्टर्स उन जीवों को कहते हैं जिनके जरिए पैथोजेन खुद को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। कम से कम 75 मच्छर जनित बीमारियां हैं जो इंसानों को प्रभावित करती हैं, और ये सभी 15 बीमारियां 3 तरह के पैथोजेंस यानी वायरस, वर्म्स और पैरासाइट से होती हैं, जिनमें शामिल है हाथी पांव यानी एलिफेंटासिस पैदा करने वाले वर्म्स, और साथ ही वो वायरस जिनसे डेंगू, जीका, वेस्ट नाइल और येलो फीवर जैसी बीमारियां होती हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इन सब में सबसे घातक वो पैरासाइट रहा है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया के 5 प्रकार पाए जाते हैं जो इंसानों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सबसे घातक है विवैक्स और फैल्सीपैरम। ये 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बुखार के साथ साथ कोमा में पहुंचा सकता है, जिसमें 50% तक की मृत्यु दर देखी जा सकती है। मलेरिया हमारे पूर्वजों को 6 से 8 मिलियन साल पहले बीमार करना शुरू किया, और आज भी हमें परेशान कर रहा है। अपने कई चरण के प्रजनन चक्र में मलेरिया पैरासाइट कई बार म्यूटेट होता है। इसके बदलते रूप के कारण इसके खिलाफ एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा है, लेकिन इंसानों ने इस लड़ाई में अपनी हार नहीं मानी, और ये लड़ाई हजारों वर्षों से चली आ रही है।
इंसानों ने मलेरिया के विरुद्ध बहुत सारे जेनेटिक डिफेंसेस अपने अंदर विकसित कर लिए, जैसे डफी नेगेटिविटी, थैलीसीमिया और फेविज्म और भी कई सारे। हालांकि इनमें से कुछ डिफेंसेस इंसानों के लिए एक नई बीमारी ही बन गए, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की एक कहानी 8000 साल पहले शुरू हुई, जब वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका बंटू भाषी कृषक नाइजर नदी के डेल्टा में बसने लगे। ये एरिया खेती के लिए तो अच्छा था, लेकिन साथ ही मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छरों से भरा हुआ था। मलेरिया ने यहाँ की बड़ी आबादी को ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ ही इन लोगों में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने कहानी बदल कर रख दी। इस म्यूटेशन ने खून में स्थित हीमोग्लोबिन के आकार को अंडाकार या डोनट के आकार के बजाय सिकल यानी हंसिए के आकार का बना दिया। मलेरिया पैरासाइट हीमोग्लोबिन के इस नए आकार से खुद को अटैच नहीं कर पाया, जिससे इसका रिप्रोडक्शन साइकिल ठप पड़ गया। इस तरह की सिकल सेल वाले लोगों ने मलेरिया के खिलाफ 90% इम्यूनिटी हासिल कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी औसत आयु घटकर सिर्फ 23 साल रह गई थी। हालांकि इतनी आयु काफ़ी थी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें और इन सेल्स को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकें। जब ये बंतु भाषी लोग 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच अफ्रीका में दक्षिण और पूर्व की ओर फैले, तो इस इम्यूनिटी ने उन्हें दूसरे शिकारी घुमंतु समुदायों की तुलना में लाभ ही पहुंचाया। दूसरे शिकारी घुमंतु समुदायों में खोइजन शामिल थे, जिन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप में शरण ली। बंतुभाषी लोगों में से कुछ समूहों ने तट के काफ़ी अंदर आकर प्रभुत्वशाली समुदाय और समाजों को विकसित किया, जैसे जोजा, शोना और जूलू। आगे चलकर 1652 ईस्वी में जब डचों ने दक्षिण अफ्रीका के भागों को कोलोनाइज करना शुरू किया, तो बिखरी हुई खोइजन आबादी को उन्होंने आसानी से हरा दिया। लेकिन जब वो और आगे चलकर ब्रिटिश तट से अंदर की ओर उपनिवेश का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें शक्तिशाली जोजा और जूलू का सामना करना पड़ा, और साथ ही मलेरिया वाले मच्छरों का, जिसने उन्हें भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। आइए अब अफ्रीका से निकलते हैं और पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत की ओर रुख करते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए पर्शियन साम्राज्य और ग्रीस के मध्य टकराव चल रहा था। उस समय ग्रीस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था, जिन पर 2 कोalitions का प्रभुत्व था। एक का नेतृत्व स्पार्टा कर रहा था और दूसरे का एथेंस। 499 ईसा पूर्व से 449 ईसा पूर्व तक चलने वाले ग्रीको पर्शियन युद्धों के दौरान ये कोalitions पर्शियन साम्राज्य के आक्रमण के विरुद्ध एकजुट हुए, लेकिन अपनी संयुक्त सैन्य शक्ति के बावजूद उनकी संख्या पर्शियन साम्राज्य की सेना के मुकाबले कम थी। लेकिन एथेंस और स्पार्टा को मच्छरों ने खत्म होने से बचा लिया। जैसे ही पर्शियन ने आक्रमण किया और ग्रीक टाउन्स को घेरा, उन्हें मच्छरों से भरे हुए दलदली इलाकों के पास से गुजरना पड़ा और वहां पर तंबू भी लगाने पड़े। मलेरिया और डिसेंट्री के घातक कॉम्बिनेशन ने पर्शियन सेना के 40% सिपाहियों को मार दिया, और इस तरह ग्रीस में पहुंचते पहुंचते उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी, जिसे ग्रीक्स ने आसानी से हरा दिया। इसके पश्चात 460 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व के दौरान पेलोपोनेशियन वॉर्स के दौरान एथेंस और स्पार्टा एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यहां भी मच्छरों ने महत्वपूर्ण घटनाओं के परिणामों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाई। 430 ईसा पूर्व में जब एथेनियंस जीत की कगार पर थे, तब उनके शहर में घातक महामारी फैल गई, जिसमें 1 लाख लोग मरे, जो एथेंस की आबादी का लगभग 35% भाग था। इसका कारण भी या तो मलेरिया या येलो फीवर जैसी ही मच्छर जनित किसी बीमारी को माना जाता है। आगे चलकर एक बार फिर से मच्छरों ने स्पार्टा को बचाया। 415 ईसा पूर्व में जब एथेनियंस ने सायराक्यूज, जो कि स्पार्टा का सहयोगी था, की 2 साल लंबी घेराबंदी शुरू की, तो यह भी मच्छरों से भरे दलदली इलाकों से घिरा हुआ था। 413 ईसा पूर्व तक एथेंस के 40,000 सैनिकों में से 70% सैनिक मलेरिया की वजह से या तो मर चुके थे या युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रह गए थे। जो जिंदा रह गए थे उन्हें शत्रुओं ने या तो मार डाला, अपने कब्जे में ले लिया या दास के रूप में बेच दिया। मच्छरों की वजह से हुई इस हार ने एथेनियंस को एक ऐसे दुष्चक्र में ढकेल दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए, और अंततः उन्होंने स्पार्टा के सामने सरेंडर कर दिया। 404 ईसा पूर्व में पेलोपोनेशियन वॉर्स में स्पार्टा की जीत तक दक्षिणी यूनान का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था। युद्ध से हुई तबाही मलेरिया की बीमारी ने और ज्यादा विकराल कर दी, जिसमें ग्रीस की बड़ी आबादी मारी गई और खेत, खाने और बंदरगाह वीरान हो गए। इस शक्ति शून्य को भरने के लिए एक अलग थलग पड़ा साम्राज्य सामने आया, जिसका नाम था मैसिडोनिया, और आखिरकार इस साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। 326 ईसा पूर्व तक अलेक्जेंडर का विजय रख रोकना मुश्किल लग रहा था। उसने पहले युद्ध और कूटनीति के माध्यम से लगभग ग्रीस के बड़े हिस्से को एकजुट किया।
सिवाय कमजोर और हाशिए पर जा चुके स्पार्टा के। फिर अलेक्जेंडर और उसकी सेनाओं ने पूर्व का रुख किया और पर्शियन साम्राज्य के साथ साथ मध्य एशिया के बड़े भाग को जीत लिया। इस साम्राज्य की सीमाओं में आज के मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा शामिल था। अब अलेक्जेंडर की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर थी, लेकिन सिंधु नदी घाटी गर्म और नम वातावरण में आने पर अलेक्जेंडर कामयाब होती तो मार्को पोलो जैसे यूरोपीय व्यापारियों से भी 1500 साल पहले पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ जाते। यह तो ना हो पाया, बल्कि इसके बजाय उसकी मौत से ठीक बाद अलेक्जेंडर का शक्तिशाली साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा, क्योंकि उसके सैन्य जनरल ही आपस में लड़ने लगे। इसी तरह मलेरिया ने रोमन एम्पायर के उदय और समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक इटर्नल सिटी 310 वर्ग मील के दलदली क्षेत्र पोन्टीन मार्शेस से घिरा हुआ था। इतने बड़े दलदली क्षेत्र का मतलब ढेर सारे मच्छर और ढेर सारा मलेरिया। जब रोमन रिपब्लिक की ताकत बढ़ी और आखिरकार वो रोमन एम्पायर बना, तो उसमें इन मलेरियावाही मच्छरों का बड़ा योगदान था। 390 ईसा पूर्व से लेकर 429 ईसा पूर्व तक मच्छरों ने एक के बाद एक हमलावरों को भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे वो गॉल्स हों, कार्थेजिनियंस हों, विसिगॉथ्स हों, हूण हों या वैंडल्स हों। इनमें से कुछ हमलावर जैसे गॉल रोम को हराने में कामयाब तो हुए, लेकिन बाद में उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी सेना को मलेरिया से हुई मौतों ने बहुत कमजोर कर दिया था। कुछ तो रोम के भीतर पहुंच भी ना पाए, क्योंकि मच्छरों ने पहले ही खदेड़ दिया। इन मच्छरों के बिना रोमन एम्पायर एक साम्राज्य की तरह कभी नहीं बन पाता, जब ये एक सिर्फ रिपब्लिक था। शायद तभी कार्थेजिनियंस ने इसे तबाह कर दिया होता, लेकिन मच्छर रोमन साम्राज्य का एक कमजोर सहयोगी निकला। पहली शताब्दी की शुरुआत में रोमन साम्राज्य ने राइन नदी के पूर्व में स्थित भूमियों पर हमला कर केंद्रीय और पूर्वी यूरोप में अपने पांव पसारने की कोशिश की। वहां उन्हें जर्मन जनजातियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जर्मन जनजातियों ने उन्हें चतुराई से उस क्षेत्र के दलदली भागों में लड़ने के लिए विवश कर दिया, और जैसा कि लाजमी है, मच्छर जनित मलेरिया ने अपना कहर यहां भी दिखाया और रोमन्स असफल रहे। और इन्हीं में से कुछ जर्मन जनजातियों ने कुछ सेंचुरीज के बाद रोमन एम्पायर के पतन में योगदान दिया, खासकर तब जब विसिगॉथ्स ने 408 ईस्वी में रोमन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू किए। मलेरिया ने क्रिश्चियनिटी और साथ ही क्रूसेड्स की असफलताओं में भी योगदान दिया। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। इसका अंडरलाइंग आइडिया यह है कि रोमन एम्पायर ने व्यापार और सैन्य विजयों के जरिए यूरोप के अधिकांश भागों को एक दूसरे से जोड़ दिया। यह जुड़ाव केवल सड़कों के जरिए नहीं था, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी था। इसने न केवल मलेरिया जैसी बीमारियों के व्यापक प्रसार, बल्कि क्रिश्चियनिटी जैसे विचार के फैलाव का भी मार्ग प्रशस्त किया। बीमारी के प्रसार ने धर्म के फैलने की गति बढ़ा दी। रोमन पैगनिज्म के उलट क्रिश्चियनिटी ने खुद को एक हीलिंग रिलीजन के रूप में प्रस्तुत किया। शुरुआती क्रिश्चियंस ये मानते थे कि बीमारों की देखभाल करना उनका धार्मिक कर्तव्य है, और इस आधार पर वे हीलिंग रिचुअल्स कंडक्ट करते थे। साथ ही नर्सिंग केयर और हॉस्पिटल्स भी स्टैब्लिश करते थे। इन चीज़ों ने क्रिश्चियनिटी को 3वीं शताब्दी में उस वक्त यूरोपियंस के मध्य बहुत पॉपुलर बना दिया था, जब इस महाद्वीप में मलेरिया और दूसरी बीमारियों ने कहर ढा रखा था। क्रिश्चियनिटी तेजी से पॉपुलर हुई और 4वीं शताब्दी के अंत तक ये रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन गई। लेकिन क्रिश्चियनिटी के प्रसार के साथ ही मच्छरों ने इसकी सबसे बड़ी हार में भी योगदान दिया। यह हुआ क्रूसेड्स के दौरान, जिसका अर्थ है मिडिल ईस्ट में 9 सैन्य। दोस्तों, आप 1492 को उस साल के रूप में याद रखते होंगे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया के लिए एक शॉर्टकट की तलाश में पश्चिम में जहाज के जरिए यात्रा की और गलती से नॉर्थ अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीप पर पहुंच गया। लेकिन यह सिर्फ कोलंबस और उसका क्रू नहीं था जो अनजाने में वहां पहुंच गया था, बल्कि मच्छरों की बीमारियां भी कुछ इसी तरह से वहां पहुंची थीं। 1492 के पहले पश्चिमी गोलार्ध में काफी मच्छर थे, लेकिन वो बीमारियां कैरी नहीं करते थे। लेकिन जब यूरोपियंस और दास बनाए गए अफ्रीकी अमेरिका पहुंचे, तो अपने साथ अनजाने में बीमारियां कैरी करने वाले मच्छर भी ले गए। इन मच्छरों ने वहां के देसी मच्छरों को या तो डिस्प्लेस कर दिया या अपने पैथोजन से इन्फेक्ट कर दिया। नॉन मॉस्किटो ट्रांसमिटेड बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स के साथ ही मच्छर जनित बीमारियां फैलने लगीं। वास्तव में कोलंबस के पहुंचने के 1 साल के भीतर ही हिस्पैनियोला के कैरिबियन द्वीप पर वहां के देसी टाइनो लोग मलेरिया और इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से जूझ रहे थे।
जब 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपियन अमेरिका के मेन लैंड के तटों पर अपने पांव जमा रहे थे, तो उस समय उनके साथ आई बीमारियों ने वहां के लोगों में तेजी से फैलना शुरू कर दिया और इस तरह बीमारियों ने हमलावर यूरोपियनों को वहां की स्थानीय जनजातियों का सफाया करने और उन्हें जीतने में मदद की। मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के कॉम्बिनेशन ने शक्तिशाली एज़टेक और इंका सभ्यताओं को 1520 और 30 के दशक में ही समाप्त कर दिया। नतीजतन स्पेनिश कमांडर हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस पिज़ारो लाखों की आबादी वाली इन सभ्यताओं को सिर्फ 600 और 168 सैनिकों के साथ जीतने में सफल रहे। 1492 से 1700 के बीच यूरोपियंस द्वारा लाई गई इन बीमारियों की वजह से पश्चिमी गोलार्ध की देशज आबादी 100 मिलियन से घटकर सिर्फ 5 मिलियन रह गई और इनमें से अधिकांश की मौत युद्ध नहीं बल्कि बीमारियों की वजह से हुई थी। तो देखा दोस्तों, किस तरह से मच्छरों ने समय समय पर मानव इतिहास को प्रभावित किया है। समरी के अगले और फाइनल भाग में हम जानेंगे कि किस तरह मच्छरों ने अमेरिका में दासों के व्यापार को खत्म करने में मदद की और किस तरह इसने अमेरिका को ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करने में भी मदद की, और इसके अलावा बहुत कुछ जिसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।